हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपका अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, वन स्टेप फिजिक्स। और सीधे चलते हैं टॉपिक पे, बिना डाटा और बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका था। क्या क्या था? दो तरीका था, ठीक है। एक तरीका था वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो था हमारे पास वर्ड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन और दूसरा लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वर्ड रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंटेशन, दो तरह के रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। वर्ड रिप्रेजेंटेशन में कहा गया, कि पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज हुआ, पेयर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का दो वर्ड्स लिया जाएगा और उन दोनों वर्ड्स में जो होगा, क्या कहा गया कि अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ वर्ड्स विथ एरो बार ब्रैकेट, एरो बार ब्रैकेट in which first word is its initial point and second word will be its terminal point। ये कहा गया बार एरो बार ब्रैकेट पेयर ऑफ वर्ड्स पे, यानी कि मान लीजिए कि ए है और बी है, ए बी लिखे तो ये जो देगा किसको देगा? ओरिजिन को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही बात? मतलब कि अगर पटना टू दिल्ली हम करें तो पटना जो है अगर वेक्टर के रूप में था तो पटना मेरा ओरिजिन हो गया और दिल्ली मेरा टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे भी ये क्या, ए और बी किसको कहा गया? टर्मिनल को। और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? लेफ्ट टू राइट। ये एरो बार ब्रैकेट में जो एरो होगा ना, हमेशा लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर नहीं कर सकते आप। ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास अब जैसे कि पी क्यू एक वेक्टर दिए, जिसका मतलब क्या हो गया? पी क्या हो गया? ओरिजिन, ठीक है। ये यहां से शुरू और क्यू क्या हो गया? मेरा टर्मिनल, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये। लेकिन अगर मान लो कि ए सिंगल वर्ड पे दे देता है, तो यहाँ पे अगर सिंगल वर्ड पे अगर देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिख दे रहे हैं कि वेन एरो बार ब्रैकेट ऑन अ सिंगल word, then it gives its magnitude। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वेक्टर ए अगर मान लो हम यहाँ पे ए लिखें
तो इसका मतलब हो गया कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यानी किसी भी मैग्नीट्यूड, जैसे कि मान लो यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ये समझ में आ गया। ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑरिजिन, सेकेंड लेटर टर्मिनल। ठीक, तो ये कहानी हो गया वर्ड रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आपका लाइन रिप्रेजेंटेशन में। लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या कहा गया कि यहाँ पे बता रहे हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन में अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय arrowed line segment। ठीक है, arrowed line segment represented by arrowed line segment in which length of the line gave its magnitude। ठीक है, arrow line in which length of the line gave its magnitude, उसका मैग्नीट्यूड देता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक वेक्टर लिए, ये यहाँ से ए बी, और ए बी जो वेक्टर को है वो उसको हम लिखे हैं 5 किलोमीटर ईस्ट। ठीक, यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर लिए पी क्यू। ठीक है, पी क्यू लिए और पी क्यू लिए, उसको लिखे 3 किलोमीटर ईस्ट। अब बताओ कि संभव है कि 5 किलोमीटर वाले से बड़ा हो 3 किलोमीटर? संभव है? यानी कि अगर इसको स्टैंडर्ड माने तो ये गलत है और इसको स्टैंडर्ड माने तो ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस कंडीशन, इन दोनों के कंडीशन में जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर ये ए बी ले रहे हैं 5 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर क्या होगा, तो यहाँ तक अगर रहेगा 3 किलोमीटर और ये हमारे पास हो जाएगा पी क्यू, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही है। ये दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को, अगर इसको स्टैंडर्ड मानो तो ये सही और इसको स्टैंडर्ड मानो तो ये सही। यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा ये रहेगा लाइन रिप्रेजेंटेशन में। यानी किसी वेक्टर को 2 यूनिट का वेक्टर है मान लो कि, और एक 5 यूनिट का वेक्टर, तो 2 यूनिट का वेक्टर 5 यूनिट के वेक्टर से हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके में इस चीज को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है और इसको यूज करना है। तो सिंपल है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लाइन रिप्रेजेंटेशन का ये एक तरीका हुआ। ठीक है, लाइन रिप्रेजेंटेशन में अब जैसे कि अभी हम एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए ले लिए, ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ले लिए ये वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर ले लिए वेक्टर सी, और चौथा वेक्टर ले लिए वेक्टर डी। ठीक है, अब इतना सारा वेक्टर ले लिए, एक पांचवा वेक्टर ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। अब आपको पूछ रहे हैं कि ये सब रिप्रेजेंट सही से किया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल किया हुआ है। अगर ए बी सी है, ठीक, तो ये रिलेशन के अनुसार अगर हम लिखें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लग रहा है सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा होगा ये। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इससे बड़ा कौन है? वेक्टर बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है? आपस में बराबर है। लेकिन वेक्टर सी क्या है? सबसे बड़ा है। तो डी क्या है? सबसे बड़ा है। तो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया। समझ में आ रहा? तो ये एक रिलेशन निकल गया, सबके बीच में रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो ध्यान यही रखना होता है कि जब हम बात करते हैं वेक्टर की, जैसे कि डायरेक्शन के बारे में बता चुके हैं हम लोग, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के रूप में आई जे के लिया जाता था, याद है? बिल्कुल याद होगा आपको। तो यहाँ पे भी उस ढंग से हम लिख सकते हैं। अब अगर आपको कहा गया कोई वेक्टर ए है, 5i है, और वेक्टर बी है 10i है, और वेक्टर सी है 2i है,
अब इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, अगर हम यहां से लिखते हैं ये 5i वेक्टर ए 5i, ठीक। तो ये 5i है तो 10i करीब करीब इससे दुगना होगा, ये हो गया मेरा 10i वेक्टर बी, ठीक है। और सी वेक्टर 2 है तो ये 5 से छोटा होगा, तो ये वेक्टर क्या होगा 2i, ठीक है, वेक्टर सी। ये ध्यान में रखना होगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करते समय ध्यान में रखना होगा कि किस तरह। अब ये नहीं आप कर सकते, ये कभी नहीं कर सकते कि ये यहां से यहां तक खींच देते और करते लिखते 2i इक्वल टू वेक्टर सी, ये करते तो ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता गलत, क्योंकि 2 की मैग्नीट्यूड जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि 5 का जो स्टैंडर्ड है उससे इसका छोटा होना चाहिए था साइज, जो कि यहाँ पे है लेकिन इस कंडीशन में नहीं है। समझ में आ रही बात। तो ये चीज का ध्यान में रखना होगा रिप्रेजेंट करने के समय। अब चलते हैं टाइप ऑफ वेक्टर पे। तो टाइप ऑफ वेक्टर पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल तो आप लोग पढ़े होंगे, आई थिंक सो, पढ़े हैं ना। बिल्कुल पढ़े हैं भाई साहब, बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग, बच्चे मन के सच्चे, है ना। अब देखो तो ये हम चल रहे हैं एंगल। एंगल किसको कहते हैं, अगर सिंपल सा मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाए एंगल किसको कहते हैं, तो आप सीधे सीधे क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल। यानी कि दो लाइंस के बीच के इंक्लाइनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल कहते हैं, कहते हैं ना, है? अब चलते हैं यहाँ पे एंगल के डेफिनेशन में। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दो लाइन एक दूसरे को कट किया, दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट किया, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंगल इज टू बी फाउंड हियर, 1 2 3 4, है ना। There is four angle according to mathematics, but according to physics there is only two angle, this and this, ठीक है। यहां से ये दोनों भाग रहा है बाहर की ओर तो डाइवर्जिंग, और यहाँ पे ये दोनों आ रहा है तो कन्वर्जिंग। तो कहा गया एंगल के डिफिनेशन में इंक्लाइनेशन बिटवीन टू कन्वर्जिंग रे एंड diverging ray is called एंगल, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। अगर यहाँ पे एक एंगल ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अगर ये मान लेते हैं बी, आपसे पूछा जाए ये एक वेक्टर है और यहाँ से एक दूसरा वेक्टर है बी, आपसे अगर पूछा जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ, तो आप क्या बताने वाले हो। आप अगर सीधा सीधा सिंपली मैथमेटिक्स का यूज करोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला एंगल होगा, ये जो एंगल है ये, लेकिन नहीं, ये अगर बनाएंगे तो आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कौन सा एंगल होगा, तो ये जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस करे तो ये एंगल होगा आपका ए और बी के बीच का एंगल। समझ में आया, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कि इस चीज को और देखते हैं कि आपसे बनता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है और यहाँ पे वेक्टर सी है। मैंने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का वेक्टर बताओ, और वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल। इन सब के बीच के एंगल को दिखाना है, शो करना है, रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई जेड से, मान लीजिए, ठीक। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे भाई साहब, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वेक्टर ए है ना, ए, तो ए को हम इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है और ये जा रहा है ना। इस पॉइंट पे ये आ रहा है और ये जा रहा है, हमको बोला गया कि दोनों या तो आता हुआ रहेगा, दोनों जाता हुआ है। यहाँ पे देखो तो या तो कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा, है कि नहीं है।
या तो यहाँ पे डाइवर्जिंग होगा या तो यहाँ पे कन्वर्जिंग होगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम इसी डायरेक्शन में करें, बढ़ाते हैं थोड़ा सा डॉट 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 लाइन से ये, तो अब ये एंगल हो गया ना, तो ये एंगल को मान लेते हैं एक्स, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, एंगल एक्स। फिट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एंगल बी और सी के बीच में निकालते हैं, तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, यहाँ से तो ये लग रहा है ये इधर जा रहा है, ये इधर जा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल वाई। तो ये हो गया एंगल वाई। ठीक, एंगल सी और एंगल ए के बीच में, एंगल सी, तो सी यहाँ है और ए यहाँ है। अगर सी यहाँ है, ये आया है, तो लग रहा है कि ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल, ये एंगल, एंगल जेड, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल जेड। कितना इजी था। ठीक, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, देख लेते हैं इस तरह का। एंगल को, आपका एंगल के कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप वेक्टर में आप बहुत फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कौन सा एंगल लेना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट के कारण पूरा पूरा जैसे ही एंगल का कॉन्सेप्ट मतलब डिस्टॉर्टेड होगा, आपका पूरा का पूरा वेक्टर सत्यानाशी हो जाए। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब फिर से दे ले रहे हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। ये बी है और ये सी है। सेम वे में बोले कि ए एंड बी के बीच का एंगल निकालो, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। ये एंगल निकालना है। मान लो कि निकालना है, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, अब हमको, अब मुझे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो ये वेक्टर यहाँ पे आ रहा है और ये आ रहा है, तो सिंपली लग रहा है कि कन्वर्जिंग है, तो ए और बी के बीच का एंगल ये एक्स हो गया। बी और सी के बीच में देख रहे हैं, तो बी यहाँ पे आ रहा है और सी यहाँ से जा रहा है सर जी। तो हम क्या करें, जिसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किए उसी डायरेक्शन में, ये तो लग रहा है कि ये बी का डायरेक्शन हो गया, ये सी को, तो ये वाला एंगल हो गया, ये वाई हो गया, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, बी और सी के बीच का। सी और ए के बीच का हम ले लेते हैं, सी और ए के बीच का, तो सी यहाँ पे है, यहाँ पे, और ए यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है। हम क्या किए, इसको थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, अब ये लग रहा है ए है, तो ए और सी, तो ये एंगल हो गया जेड। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो एंगल होता है, वही एंगल को एंगल समझा जाता है, बाकी सब बकवास। क्लियर, कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई परेशानी? ठीक, तो ये मेरे पास आ गया एंगल, कि एंगल किसे कहते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, कुछ टाइप आज कर लेते हैं, कुछ टाइप कल कर लेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर का टाइप कितने टाइप का होता है वेक्टर, तो वेक्टर के बारे में कहा गया, ऐसे तो वेक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन मेन जो पढ़ना है, जो फिजिक्स में पढ़ना है, जिसका कि यूज है, उसके बारे में पहले पढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बोला गया हमको इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर को इक्वल लेने का मतलब क्या होगा, कहा गया कि अगर दो इक्वलिटी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कम से कम दो वेक्टर तो लेंगे ही ना, जैसे कि हम इक्वल है तो किसके, अरे कोई तो होगा, तो जाहिर सी बात है कम से कम दो वेक्टर। कहा यह गया कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, इन दैट केस दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। क्या कहा गया, इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is called इक्वल वेक्टर। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे अगर कोई वेक्टर है ए बी, और ए बी बराबर लिखा हुआ है 10 किलोमीटर नॉर्थ,
ठीक। और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, और वो हम ले लेते हैं 10 किलोमीटर नॉर्थ। तो दोनों के बीच जो है, ध्यान से समझिएगा, दोनों के बीच जो है अगर हम रिलेशन निकाले तो लेंथ तो सेम होगा। लाइन रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया था कि दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये बड़ा ये छोटा होता तो दूसरे में से कोई एक को बड़ा के कोई किसी एक को छोटा करना पड़ता। अब देखो तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यानी ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 किलोमीटर और पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो भी है 10 किलोमीटर है। तो लग रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों के बीच दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। क्लियर है? तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की एक खासियत और है कि दोनों वेक्टर के बीच के एंगल जो होता है ना वो जीरो होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेम कि एंगल मस्ट बी जीरो बिटवीन देम, एंगल मस्ट बी जीरो बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम, ये उस एंगल बिटवीन देम ये ऐसा थोड़ा हो जाता है ना, एंगल लिखते हैं एंगल बिटवीन बिटवीन देम विल बी जीरो। ये अच्छा लग रहा है सेंटेंस, पहले वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एंगल बिटवीन बिटवीन देम विल बी जीरो, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ले लेते हैं पैरेलल वेक्टर। दो तीन वेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कि यूज बहुत ज्यादा है। पैरेलल वेक्टर वेक्टर देखो, इसमें कहा गया ना कि दो वेक्टर अगर है, ठीक है, दोनों वेक्टर है, मान लो कि ये ले लेते हैं और ये लेते हैं, ये ले लेते हैं वेक्टर ए और ये ले लेते हैं वेक्टर बी। अब बताओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर तो नहीं है। फिगर में देखने से लग रहा है दोनों का लेंथ सेम है क्या, नहीं है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, लेकिन एंगल भी दोनों के बीच का क्या है, जीरो। दूसरी सबसे बात कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर है? तो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल लाइन हम लोग क्या कहते थे, पैरेलल लाइन के याद है, दो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या होता था कि दोनों दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी दो पैरेलल दोनों कहीं जाकर के इन्फिनिटी पे कहीं भी मिलेगा, बट दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। यानी पैरेलल वेक्टर के बारे में यहां पे कहा गया, इफ टू वेक्टर हैविंग same direction but different or same magnitude is called unit is called क्या कहा गया, इफ टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट और सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। देखो, ये ले लिया, यानी कि सारा इक्वल वेक्टर भी पैरेलल हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक वेक्टर ले लिए वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ले लिए वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर ले लिए वेक्टर सी, ठीक है। क्लियर है? अब ये देखो तो ये दोनों का लेंथ करीब करीब सेम, ये तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी
ठीक, नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, सी के बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, लेकिन वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर सी, सबका डायरेक्शन सेम है कि नहीं? तो सब पैरेलल तो है बट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? कि इसका मैग्नीट्यूड अलग है। तो ध्यान रही यार कि ऑल इक्वल वेक्टर हम लिख सकते हैं, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, सारा इक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो ये इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन था, ये इक्वल वेक्टर था, और ये पैरेलल वेक्टर की हो गई बात। यानी पैरेलल वेक्टर के बीच में भी कहा गया कि एंगल क्या हो जाएगा भाई? दोनों के बीच का 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। अब चलते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, अगला है मेरे पास, थर्ड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे उसको समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है ये बात बताते हैं। हम जब यूनिट की बात करते हैं तो ये यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 इकाई होता है ना। अब यहाँ पे बात ये हुई कि भाई साहब यूनिट कहते क्या है? तो यहाँ इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड की बात है, कहा गया कि एक वेक्टर हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब कहोगे ये क्या बला है? इट इज डिनोटेड बाय कैप ऑफ द वेक्टर। जैसे यहाँ पे इसको समझते हैं, इस चीज को यहाँ पे बढ़िया से समझते हैं, आखिर कहना क्या चाहता है यूनिट वेक्टर। किसी ये क्वेश्चन बहुत बार, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, बता दे रहा है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, नहीं तो फिर बाद में कहिएगा कि सर आप ढंग से समझाए थे नहीं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं ए बी 10 किलोमीटर ईस्ट। अब ए बी का मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब बताओ कि इसको हम, ये 10 है, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड के रूप में है ना। ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब यहाँ से अब बताओ कि इसको डिवाइड करें, अगर यहाँ दिया हुआ है 10 मेरे पास और इसको बोला गया 1 बनाओ, तो 1 बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ना, 10 से डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ए बी हमारे पास कितना था? किलोमीटर ईस्ट था। अब इसको 10 से इधर डिवाइड करें और 10 से इधर डिवाइड करें, इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर टू द पावर बटा में 10, और इधर में क्या आ जाएगा? कट के क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर ईस्ट। अब ये जो वेक्टर आया है 1 किलोमीटर ईस्ट, ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अ वेक्टर हैविंग क्या लिखा है? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड काट दिए थे, यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, आधा अधूरा रह गया था, नहीं कोई बात नहीं, होता है, ह्यूमन एरर। अब यहाँ पे देखते हो, a vector having unit magnitude is called unit vector, it is denoted by cap of the vector, एक वेक्टर के कैप के रूप में। अब यहाँ पे ए बी अपॉन 10 किलोमीटर, अब ये लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ से चलते हैं, इसके जगह, इस 10 के जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लिख सकते हैं। ये जो दिखा गया है ये कितना आया है? ये ए बी जो है इसके मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा गया, तो इस 10 के जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जब हम दोनों को डिवाइड किए, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से डिवाइड किए,
तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड करने के बाद इधर क्या आ गया, 1 आ गया, जबकि इधर ए बी अपॉन 10 आया। ठीक है, जब ए बी अपॉन 10 इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि ए बी अपॉन 10 10 विल बी रिप्लेस्ड बाय मॉड ऑफ ए बी। ठीक, किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नाउ ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ईस्ट। It is a unit vector or it is denoted by AB to the power cap, यानी कि AB vector upon magnitude of AB is called unit vector। क्लियर है, तो हम इसके आधार पे लिख सकते हैं hence from above we can say that, what we can say that, we can say that if a vector divided by its unit is its magnitude, then it convert into the unit vector। Say that a vector divided by its on magnitude, अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है, दूसरे के मैग्नीट्यूड से मत डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑन मैग्नीट्यूड then it will be unit vector। समझ में आ गया क्या हुआ, यदि कहने का मतलब तो समझ में आ गया होगा अब इतना बढ़िया से। अब जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ए है, ठीक, मैंने बोला कि इसको यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करो, इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। वेक्टर ए है, इसको बोला यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना होगा, वेक्टर ए टू दी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ये यूनिट वेक्टर, ये आ गया आपके पास। वेक्टर बी है, मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो किसका मतलब क्या होगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की कहानी क्या है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड पूछें या इसकी मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। समझ में आ गया, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे का वीडियो अगले का जो भी टाइप्स है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये आप वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे अपने सवाल सुझाव जो है ज़रूर भेजिएगा, और